ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर। एकांकी रत्नाकर में संकलित दूसरी एकांकी है तौलिए, और तौलिए एकांकी के एकांकीकार या लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। पिछले दो वीडियो में हम इस एकांकी के बारे में, इस एकांकी के जो लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क, उनका जीवन परिचय, एकांकी का सारांश और इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 3 गद्यांशों की हम सप्रश्न व्याख्याएँ कर चुकेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड क्वेश्चन पेपर में ये सेलेक्ट है, चयनित है या ये सम्मिलित है। तो बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सुनें और तत्पश्चात इसका विवेचन विश्लेषण करें और तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि मैंने प्रस्तुत वीडियो में बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कृपया करके इसको गौर से देखने का श्रम करें। तो आज हम चौथा जो मार्मिक गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो प्रमुख 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण, इसके आधार पर हम प्रस्तुत गद्यांश का विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित मशहूर एकांकीकार और कहानी लेखक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। और ये जो एकांकी है वो समसामयिक घटना पर एक तुच्छ वस्तु तौलिए को आधार बना करके इस एकांकी का ताना बाना बुना गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मधु और बसंत सफाई को लेकर मतभेद रखते हैं। दोनों में आपस में सफाई को लेकर के और उनमें मतभेद है, वैचारिक मतभेद है।
इस बात को लेकर दोनों में टकराव होता है। जब वसंत कहता है कि उसे गंदगी से नफरत नहीं है, तो मधु उस पर व्यंग करती है और कहती है उसको फिर तो कूड़े के ढेर पर बैठना चाहिए। यदि उसे गंदगी से कोई घृणा नहीं है तो मधु क्या उत्तर देती है वसंत को कि उसको कूड़े के ढेर पर उसको बैठना चाहिए। इसी कुतर्क का वसंत जो जवाब दे रहा है वह इस अंश में, इस पद्यांश में अवतरित है। अब वसंत क्या जवाब देता है विस्तृत रूप से आगे हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है भावार्थ उसमें देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत मधु को बताता है। गंदगी से घृणा करना और गंदगी पसंद नहीं करना दोनों में अंतर है। दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है, फ़र्क है, क्योंकि हमारे वातावरण में कहीं न कहीं गंदगी व्याप्ति रहती है। हम किसी भी दृष्टि से गंदगी से नहीं बच सकते हैं। हमें क्या है, गंदगी से दो चार होना पड़ता है, इसका सामना हर रोज़ करना पड़ता है, या तो रास्ते में या घर में या कहीं हम बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमें क्या है, गंदगी इधर उधर दिखाई देगी, इसमें कोई दो राया नहीं। गंदगी से घृणा करने का तात्पर्य है जिंदगी के यथार्थ से दूर भागना। जब हमें प्रतिदिन गंदगी को देखना ही पड़ता है तो फिर उससे घृणा करने का कोई अर्थ नहीं। मधु गंदगी से नफरत करती है, उसे सख्त नफरत है गंदगी से। उसे शायद गरीबों के प्रति सहानुभूति भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को उनसे दूर ही रखना चाहती है। शायद वह गरीब और गंदे लोगों को तो घर के बरामदे में भी न आने दे, इतनी सख्त है वो। गंदगी नहीं, गरीबों से भी वो घृणा करती है। परंतु बसंत कहता है, क्या कहता है, मधु का पति है बसंत और बसंत की पत्नी मधु। तो दोनों में पति पत्नी में आपस में गंदगी को लेकर के और वाद विवाद होता है। बसंत कहता है कि वो उन गरीबों के पास घंटों बैठ सकता है जो गंदे रहते हैं। आस यह है कि उसे गंदगी पसंद नहीं है, परंतु उसके मन में नफरत का भाव नहीं है, गंदगी से घृणा नहीं है। नफरत व पसंद न करना, इन दोनों में अंतर है। घृणा का तात्पर्य उसके प्रति मानवीय संवेदना भुला बैठना, पर पसंद न करने का अर्थ है उसके साथ मानवीय भाव रखना। अरे मानव तो है, मानवता को तो कम से कम आप दूर मत होने दो। सर्वप्रथम हम मानव हैं और उसके बाद में कुछ और हो सकते हैं। इसी विचार की सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत अंश में या गद्यांश में की गई है। अब हम इसका सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। मधु और बसंत दोनों में गंदगी को लेकर के आपस में वाद विवाद होता है। बसंत तो गंदगी को लेकर के ज़्यादा कठोर नहीं है, जबकि मधु बसंत की पत्नी है, वो बहुत ही कठोर है। उसे कतई भी मतलब गंदगी पसंद नहीं है, और कहा भी है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यानी गंदगी से आप निश्चिंत होकर के घृणा करो, लेकिन गंदगी जिस व्यक्ति में है उससे कभी भी क्या है, घृणा या मानवीय संबंधों को मत तोड़ो, क्योंकि पहले हम मानव हैं, उसके बाद में कुछ और हैं। हम जेंटलमैन कह दो या सफाई प्रिय कह दो या संभ्रांत कह दो
या उच्च वर्ग का कह दो या अमीर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हैसियत में। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली अलंकृत, काव्यमयी, परिष्कृत, व्यक्तित्व एवं चरित्र उद्घाटक, व्यावहारिक और सहज है। भाव एवं वस्तु का वर्णन भी सार्थक एवं सक्षम है। भाषा मुहावरेदार, चरित्रानुकूल तथा सहज सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगली हम जो 5वीं व्याख्या है उसको पहले, या गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। स्वच्छता बुरी नहीं, न सुरुचि बुरी है, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, लेकिन यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊं या गलत तौलिया ले लूं तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं स्वभाव से गंदा हूं और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें फुलाकर बैठ जाना या अपनी विषैली हंसी बिखेरना चाहिए। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण या गद्यावतरण या गद्यांश या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत और मधु के बीच, दोनों के मध्य स्वच्छता के संबंध में वार्तालाप चल रहा है, उनमें संवाद हो रहा है। बसंत अपनी बीती परिस्थितियों के संबंध में मधु को बतलाता है कि एक समय मुझे एक ही बनियान को पहने हुए कई दिन बीत जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है क्योंकि मुझे धोने का समय ही नहीं मिलता था। आज तो हमारी दूसरी स्थिति है। उसकी बात को सुनकर पूर्व की तरह मधु विषैली हंसी हंसती है। तब बसंत स्वच्छता के संबंध में जो कहता है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अब बसंत क्या कहता है? व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, तीसरा चरण है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत कहता है कि स्वच्छता बुरी चीज़ नहीं है। हर आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। वह तो शरीर के लिए अति आवश्यक है और स्वच्छता के प्रति रुचि रखना भी कोई बुरी बात नहीं है। स्वच्छता प्रिय होना चाहिए व्यक्ति को। पर तुम में तो स्वच्छता को लेकर सनक सवार हो जाती है। मधु से बसंत कहता है कि आप तो एकदम सन की माइंड की हो, सन की दिमाग की हो, फ्रेश माइंड है आपका तो एकदम, और तुम हर चीज को अपनी सनक की हद तक पहुंचा देती हो। इतनी क्रोधित हो जाती हो थोड़ी सी भी गंदगी को लेकर कि कोई बड़ा महाभारत होने वाला है, और तुम्हारी उस सनक से मुझे चिढ़ है। वह विचारों से खोया हुआ कमरे में घूमने लगता है। वह मधु से कहने लगता है कि यह बात तुम्हारी मैं मानता हूं कि बनियान और तौलिए स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से यह आवश्यक भी है। लेकिन यदि मैं गलती से बनियान नहीं बदल पाऊं, अर्थात उसी को फिर से पहन लूँ या भूलवश कोई गलत तौलिया लेकर उसका उपयोग कर लूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं स्वभाव से ही गंदा हूँ। अरे परिस्थिति बस क्या है, व्यक्ति से ये त्रुटि, ये गलती हो जाती है। किसी कारणवश मेरे भूले भरे
सुहाग पर तुम्हारे दोबारा इस तरह से मुंह फुलाकर बैठ जाना, या फिर तुम्हारे द्वारा विषैली हंसी हंसना, किसी कारणवश मेरे भूल भरे स्वभाव पर तुम्हारे द्वारा इस तरह से मुंह फुलाकर बैठ जाना, या फिर तुम्हारे द्वारा विषैली हंसी हंसना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मेरे स्वभाव एवं आचरण को लेकर तुम्हारा इस तरह सोचना और उपहास करना कहाँ तक उचित है, ये सोचने की बात है। इस पर क्या है, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये बसंत का मधु से कहना है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत ने अपने स्वभाव के संबंध में, अपने मिजाज के संबंध में यहाँ बतलाया है कि भूलवश होने वाली कमी के लिए मधु का इस प्रकार उस पर हंसने को उसने उचित नहीं ठहराया है, और वास्तव में ये उचित भी नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश की, या यूँ कहें कि इस गद्यावतरण की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला हम छठा जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, तत्पश्चात हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। हंसना उनका स्वभाव है। बे हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेंगी, और तुम्हारी सुरुचि और संस्कृति बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। दुख और मुसीबतों के बंधन ही क्या कम हैं। जो जिंदगी को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए, ये ने करो, वे ने करो, ऐसे ने बोलो, वैसे ने बोलो, यों ने बैठो, वो ने बैठो, इन वर्जनाओं का कहीं अंत भी है। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित तौलिए एकांकी शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है, और यह एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है। यानी वर्तमान परिवेश में या वातावरण में पति पत्नी में जो तनाव है उसका इसमें बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक चित्रण किया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत अपनी पत्नी मधु से कहता है कि यदि मैं गलत तौलिया उठा लूं अथवा बनियान ने बदल पाऊं तो तुम मुझे गंदा कहती हो और मेरे स्वाब पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो, फुसफुसाने लग जाती हो। तुम्हारे इसी व्यवहार से इस घर में ऊसी और निम्मो भी नहीं आती है। तब मधु उन दोनों पर आक्षेप करती है। उसी प्रसंग में यह बसंत का कथन है। बसंत क्या कहता है मधु के बारे में, तो आगे हम व्याख्या का जो 3रा सोपान है, भावार्थ है, उसमें देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में बसंत मधु से कहता है कि ऊसी और निम्मो का हंसमुख स्वभाव है, वो खुश मिजाज है, वे बेबात की बात पर हंसती रहेंगी, यह उनकी आदत है। परंतु तुम अपनी सुरुचि और संस्कृति के नाम पर जो दिखावटीपन
एवं बनावटीपन का आचरण करती हो, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। यानी आपकी तो लीला ही अपरंपार है। तुम्हारे ऐसे आचरण से घर में घुटे घुटे रहना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को दबाए रखना पड़ता है। इस संसार में जो आदमी अपनी इच्छा के अनुसार खा पी नहीं सकता, अपनी फेवरेट चीज़ का वो उपयोग नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो क्या उसका जीना जीना है? बिना रोक रुकावट के हंसा नहीं सकता, उसका जीवन एकदम नीरस हो जाता है, रूखा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इस सांसारिक जीवन में अनेक कष्ट और मुसीबतें व्यक्ति को परेशान करती रहती है। झूठा रहता है मनुष्य, उनके कारण व्यक्ति का जीवन बंधन में पड़ा रहता है। इसके अलावा परिवार से लेकर समाज तक शिष्टाचार का निर्वाह करना पड़ता है। इससे भी व्यक्ति का जीवन जकड़ा रहता है, बंधनों में जकड़ा रहता है। ऐसे क्षणिक जीवन में यदि व्यक्ति खुलकर नहीं रहे, सदा दबा रहे, तो उसका व्यक्तित्व एकदम दब जाता है, निखर नहीं पाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इस जीवन में अनेक तरह की वर्जनाएं हैं। वर्जनाओं का तात्पर्य है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वर्जनाएं हैं। इनके कारण यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, ऐसे न बैठो, वैसे न चलो आदि आक्षेप और निर्देश दिए जावें तो फिर जीवन का आनंद ही कहाँ रह जाता है। जीवन बिल्कुल ही नीरस हो जाता है। हर कार्य पर, हर काम पर प्रतिबंध होता है। ये सामाजिक वर्जनाएं होती है। शिष्टाचार में स्नेह भाव और स्निग्धता की आवश्यकता होती है। तारतम्य होता है जिससे जीवन में सरसता आ जाती है। तो ये इसका भावार्थ है गद्यांश का। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत के कथन का अभिप्राय मतलब यह है कि मधु अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों को भी ढालना चाहती है और बात बात पर बसंत को टोकती रहती है कि ये नहीं करो, वह नहीं करो, ऐसे न बैठो, ऐसे न चलो, ऐसे न खाओ। इस बात को बसंत सुखी जीवन के लिए सर्वथा अनुचित बतलाता है। वस्तुतः बसंत का यह कथन उचित ही है, ठीक ही है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, मनोभावानुकूल, शैली आवेशात्मक एवं व्यंग्यात्मक है और भाषा में सहजता, सरलता और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो अब हम अगला जो गद्यांश है 7वां, उसको पहले पढ़ते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम तक ही चारपाई पर एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं। गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती हैं। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। तो ये गद्यांश है। अब हम इसका व्याख्या के जो 4 चरण होते हैं, सोपान होते हैं, उनके आधार पर इसका एनालिसिस, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं या इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित तौलिए एकांकी शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत की पत्नी मधु अपनी सुरुचि एवं संस्कृति के कारण बात बात पर उसे टोकती रहती है। किसको? बसंत को टोकती रहती है मधु। उसकी वर्जनाओं से परेशान होकर बसंत व्यंग में जो कुछ कहता है उसी का ही उल्लेख इस अवतरण में, इस गद्यांश में हुआ है। अब क्या उल्लेख करता है बसंत, क्या कहता है, उसको हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है अर्थात भावार्थ है उसमें हम इसको देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में बसंत अपनी पत्नी मधु से कहता है, उसको प्रबोध देता है, उसको समझाता है, उससे कहता है कि तुम हर समय मेरे आचरण को लक्ष्य कर टोकती रहती हो, टीका टिप्पणी करती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, दाल भात में मूसल चंद, तथा ऐसे बैठो, वैसे मत बोलो, वह तौलिया इस्तेमाल मत करो आदि वर्जनाओं से इस गृहस्थी को नीरस बना रही हो। सरसता के स्थान पर नीरसता आ गई है। हमारे दाम्पत्य जीवन में, घर परिवार में एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करना, एक ही बिस्तर में बैठे रहना कोई बुरा नहीं है और इससे कोई रोग भी नहीं फैलता है। तुम्हारे इस घर में आने से पहले अर्थात हम दोनों के विवाह से पूर्व तक यहाँ ऐसी वर्जनाएं नहीं थी, ऐसी मना नहीं थी, ये रोक टोक नहीं थी। तब यहाँ पर मैं, देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे, एक ही बिस्तर में बैठ जाते थे। सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है, ऐसे में 4-5 मित्र सुबह शाम एक ही चारपाई पर और एक ही रजाई को घुटनों तक ओढ़कर बैठे रहते थे तथा आपस में गप्पें चलती रहती थी। तब कितना आनंद मिलता था, यह अनुभूति का विषय है। हम सभी मित्र तब एक ही बिस्तर पर बैठकर सुख दुख की बातें करते रहते थे, शेयर करते रहते थे एक दूसरे के दुख दर्द को। वहीं पर चाय आ जाती थी और हम चुस्कियां लेते हुए, चाय का आनंद लेते हुए परस्पर आनंद उल्लास की अनुभूति करते रहते थे। वस्तुतः ऐसे वर्जना रहित व्यवहार में जो स्नेह एवं आनंद प्रतीत होता है वे अब नहीं मिल पाता है, वो बात अब नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि अब मित्र आते भी हैं तो वे अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कोरा शिष्टाचार निभाकर कटे हुए से रहते हैं। बसंत का अभिप्राय है कि अब बात बात पर तुम्हारी वर्जनाओं से मेरे जीवन की वह सरसता समाप्त हो गई है। वो आनंद, वो उल्लास, वो हास्य और मित्रों का घर में आना भी कम हो गया है। तो ये इस गद्यांश का सारांश या सरल अर्थ या भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। तो प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में वर्जना रहित व्यवहार को सहज स्नेह बढ़ाने वाला एवं आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। गृहस्थ जीवन में अनावश्यक वर्जनाएं कुंठा बढ़ाती है, कुंठित हो जाता है व्यक्ति, घुटने लग जाता, अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। उनसे मुक्त रहने का संदेश व्यक्त हुआ है कि कुछ हद तक वर्जनाएं ठीक है, लेकिन जीवन में सरसता लानी है तो वर्जनाएं बहुत कम होनी चाहिए। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। और इसमें लेखक ने
बसंत के माध्यम से यह कहलवाया है कि जीवन में यदि आनंद प्राप्त करना है तो एक दूसरे से स्नेह और प्रेम के साथ बर्ताव करना चाहिए, मेल मिलाप रखना चाहिए, तभी जीवन सरस बन सकता है। और इस बारे में कामायनी में बहुत ही सुंदर जो पंक्तियां हैं वो मेरे हृदय पटल पर आ जाती है। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस थी आनंद अखंड घना था। तो जीवन में आनंद लाने के लिए व्यक्ति को कम से कम क्या है, वर्जनाएं होनी चाहिए, कम से कम क्या है, रोक टोक होनी चाहिए। तो आज इतना ही, आगे हम शेष जो गद्यांश है उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।